हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एजुकेट पॉइंट। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने कोलाइडी विलयनों का जो तीसरा वर्गीकरण बचा था उसके बारे में डिटेल से स्टडी किया था और उसके अंतर्गत हमने मिसेल निर्माण जो है और मिसेल निर्माण की जो क्रियाविधि थी और साबुन की जो शोधन क्रिया थी वो हमने डिटेल से स्टडी की थी। इसके अलावा कोलाइडी विलयन जो है वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उनके बनाने की कुछ विधियां जो थी वो हमने पिछले सेशन में डिस्कस की थी। इसके लिए आप पिछला वीडियो जो है वो ज़रूर देखें। और आज जो है वो हम निम्न टॉपिकों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण करने की जो विधियाँ हैं, और जो दूसरा है उसमें हम कोलाइडी विलयन के गुण जो हैं वो डिटेल से स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण की विधियाँ। तो कोलाइडी विलयनों का जो शुद्धिकरण है उसके शुद्धिकरण की 3 विधियां हैं। पहली विधि जो है वो है अपोहन। ओके, दूसरी विधि जो है वो है विद्युत अपोहन, और जो तीसरी विधि है वो है अति सूक्ष्म निस्यंदन। अति सूक्ष्म निस्यंदन। ओके, तो यहाँ पर हम इन तीनों विधियों के बारे में जो है वो डिटेल से स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अपोहन। अब देखिए, जैसा कि तीनों विधियां थी अपोहन, दूसरी विधि जो है वो विद्युत अपोहन जिसे इलेक्ट्रोडायलिसिस भी कहते हैं, और तीसरी है अति सूक्ष्म फिल्टरन या अति सूक्ष्म निस्यंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहली विधि देखिए अपोहन। अब देखिए अपोहन की जो विधि है उसमें क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो विद्युत अपघट्य की अशुद्धियां होती हैं उन्हें हम जंतु झिल्ली से विसरित करते हैं, और यह प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, विद्युत अपोहन कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से है, एक चित्र के माध्यम से देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए यह एक पात्र है, इस तरीके से एक पात्र ले रखा है और इस पात्र के अंदर जो है वो क्या भर रखा है, जल भर रखा है। और ये जो हमने ली है ये जो है जंतु झिल्ली है। ओके, ये जो है वो क्या है, जंतु झिल्ली। देखिए ये है जंतु झिल्ली। ओके, ये यहाँ पर क्रिस्टलोइड लिख रखा है, यानी कि ये हम कह सकते हैं अशुद्धियाँ हैं। अशुद्धियाँ मतलब जो इस झिल्ली से पार करके बाहर आ जाती है। ओके, और ये जो अंदर हैं ये हैं सोल पार्टिकल यानी कि कोलाइडी कण है। ओके, और ये जो अंदर दे रखा है क्रिस्टलोइड यानी कि ये क्या है, अशुद्धियाँ। अब देखिए क्या होता है, ये जो हमने एक पात्र लिया है, ओके, अब इस पात्र के अंदर क्या है कि जल जो है वो हमने भर दिया, और उसके बाद में क्या करते हैं कि यह जो एक जंतु झिल्ली से बनी एक थैली है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि अशुद्ध कोलाइडी जो है वो डाल देते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि बड़े कण हैं वो कोलाइडी कण हैं, सोल पार्टिकल जिन्हें हम कह रहे हैं, और जो छोटे कण हैं वो हैं क्रिस्टलोइड यानी कि अशुद्धियाँ हैं। ओके, अब क्या होता है कि यह जो जंतु झिल्ली होती है इसमें से अशुद्धियाँ, ये जो है इनके कणों का आकार छोटा होने के कारण ये इस जंतु झिल्ली से पारगमित होकर बाहर जल में आती जाती है, और धीरे 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 करके सारी की सारी अशुद्धियाँ बाहर आ जाती है। और कोलाइडी कणों का आकार आप देख सकते हो कि कोलाइडी कणों का आकार बड़ा है। बड़ा आकार होने के कारण ये जंतु झिल्ली को पार नहीं कर पाते और ये अंदर रह जाते हैं। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया में सारी की सारी अशुद्धियाँ बाहर आ जाती हैं और अंदर जो है वो शुद्ध कोलाइड बचा हुआ रह जाता है। तो इस तरीके से हम कोलाइडी विलयन जो है उसे यहाँ शुद्ध जो है वो कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इस चित्र को समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, जैसा कि इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपोहन। आगे देखिए दूसरी विधि। दूसरी विधि से पहले इसी के अंदर जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर क्या करते हैं कि जंतु झिल्ली
से बनी एक थैली जो होती है उसमें अशुद्ध कोलाइड विलयन भर देते हैं। जैसा कि अभी मैंने यहाँ समझाया, इसको एक बार मैं रफली डायग्राम समझा देता हूँ। जैसा कि मान लिया यहाँ पर क्या है, जल हमने भर दिया और यहाँ पर क्या किया हमने, एक जंतु झिल्ली जो थी वो यहाँ टांग दी। ओके, और यहाँ जंतु झिल्ली टांग कर हम क्या करते हैं कि ये जो अंदर है, अंदर जो है वो हम क्या भर देते हैं, अशुद्ध कोलाइड जो है वो भर देते हैं। अब देखिए अशुद्ध कोलाइड जो है वो हमने यहाँ अंदर भर दिया। अब अशुद्ध कोलाइड अंदर भरने के बाद में क्या होता है, कुछ समय बाद में जो अशुद्धियाँ होती है उस अशुद्धियों के कण जो हैं वो तो क्या होते हैं, बाहर आना शुरू हो जाते हैं और अंदर जो है वो कोलाइडी कण बच जाते हैं। कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होता है, बड़ा होने के झिल्ली को ये पार नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोलाइडी विलयन जो होता है उसमें से अशुद्धियाँ जो होती है वो जंतु झिल्ली से बाहर विसरित होती जाती है, आती जाती है। ये प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, अपोहन कहलाती है। अब यहाँ पर जैसा कि हमने कहा लटका देते हैं और पात्र में जल के आने जाने की व्यवस्था रहती है। पिछले आगे देखिए, अब विद्युत अपघट्य के आयनों का आकार छोटा होता है। विद्युत अपघट्य के आयनों से तात्पर्य है अशुद्धियाँ। इस कारण ये जंतु झिल्ली से क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है, पृथक हो जाती है। और कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है, बड़ा। बड़ा होने के कारण ये जंतु झिल्ली के अंदर रह जाते हैं और इस प्रकार अंदर जो है सिर्फ कोलाइडी विलयन रहता है और कोलाइड जो है वो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से कोलाइडों का शुद्धिकरण इस विधि से हम कर सकते हैं। दूसरी विधि देखिए, विद्युत अपोहन। अब विद्युत अपोहन जो है उसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ अभी हमने कहा था कि एक पात्र है, उस पात्र में हमने जल भरा और उसमें एक जंतु झिल्ली जो थी उसमें अशुद्ध कोलाइड जो था वो भर दिया। ओके, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अपोहन की प्रक्रिया में कोलाइडों का शुद्धिकरण जो है वो धीमी गति से होता है। अब इससे फास्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रोड जो हैं वो लगा देते हैं, प्लस माइनस। यहाँ इलेक्ट्रोड जो है वो मान लिया ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो जैसे ही प्लस माइनस इलेक्ट्रोड लगाकर इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो अंदर की जो अशुद्धियाँ होती है, यानी कि आयनित अशुद्धियाँ जो होती है वो अपने विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर आना शुरू हो जाती है और ये प्रक्रिया जो है वो शीघ्रता से हो जाती है और हम कह सकते हैं कि कोलाइडों का शुद्धिकरण भी आसानी से शीघ्रता से हो जाता है। देखिए इसके अंतर्गत जैसा कि अभी हमने कहा कि अपोहन की क्रिया में क्या लगता है, अधिक समय लगता है और अधिक समय न लगे इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए पात्र में हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, धन और ऋण इलेक्ट्रोड। ओके, जैसे ही धन और ऋण इलेक्ट्रोड लगाकर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत अपघट्य के आयन, यहाँ विद्युत अपघट्य के आयन से तात्पर्य है अशुद्धियाँ। तो ये जो अशुद्धियाँ होती है ये अशुद्धियाँ बाहर आना शुरू हो जाती है और बाहर आकर अपने विपरीत आवेशित जो इलेक्ट्रोड होते हैं वहाँ जाकर जुड़ती जाती है और कोलाइडी विलयन जो है वो शुद्ध हो जाता है। तो विद्युत अपोहन में कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण शीघ्रता से हो जाता है। देखिए इसका डायग्राम, यहाँ हमने वही पात्र लिया, ये पात्र ले लिया और इसमें हमने अशुद्ध कोलाइड जो है वो भर दिया। अब आप देख सकते हो छोटे पार्टिकल्स, यानी कि जो बाहर आ रहे पार्टिकल वह अशुद्धि के हैं और अंदर के पार्टिकल जो हैं वो किसके हैं, कोलाइड के हैं। तो जैसे ही हमने ये 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एनोड और कैथोड, तो धारा जो है प्रवाहित होते ही ये इलेक्ट्रोड की ओर विपरीत कण आना शुरू हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात में पूरा का पूरा जो कोलाइड विलयन है वो क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। ओके, ये जो डायलाइसिस मेम्ब्रेन है ये होती है जंतु झिल्ली। ये क्या है, जंतु झिल्ली है। ओके, और यहाँ पर ये वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि जो पदार्थ आपने डाला है ये अंदर है क्रिस्टेलॉइड। यहाँ हम कह सकते हैं अशुद्धियाँ। ओके, सोल पार्टिकल यानी कि कोलाइडी कण है, कोलाइडी कण। ओके, देखिए क्रिस्टेलॉइड के बारे में जब ये शुरू किया था हमने कोलाइड, तब हमने कहा था कि इनके कणों का आकार क्या होता है, छोटा, और ये या कह सकते हैं कि जंतु झिल्ली से आसानी से पारगमित हो जाते हैं। तो
पारगमित है, इसी कारण इनको हम क्रिस्टेलॉइड कह रहे हैं। और यहाँ पारगमित होने वाली क्या होती है, अशुद्धियाँ होती है, इसलिए हम इनको अशुद्धियों के रूप में कह सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से इस डायग्राम को हम समझा सकते हैं कि किस तरीके से विपरीत आयन जो हैं वो अपने इलेक्ट्रोड्स की ओर आना शुरू हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात ये कंप्लीट कोलाइडी विलयन जो है वो शुद्ध हो जाता है। तीसरी विधि देखिए, अति सूक्ष्म निस्यंदन। अति सूक्ष्म निस्यंदन से तात्पर्य क्या है, देखिए, यदि हम कहें कि साधारण फिल्टर पेपर जो है, फॉर एग्जांपल मान लिया ये साधारण फिल्टर पेपर है। ओके, अब इस साधारण फिल्टर पेपर में यदि हम देखें तो इसके अंदर ये जो छिद्र हैं, छिद्रों का आकार क्या होता है, मान लिया इस तरीके से बड़ा होता है। ओके, अब जैसे ही हम कोलाइडी विलयन को इसमें से छानते हैं, छिद्रों का आकार बड़ा होने के कारण कोलाइडी कण और अशुद्धियाँ जो है वो दोनों की दोनों इन छिद्रों को पार करके चली जाती है। मतलब उनका शुद्धिकरण जो है वो नहीं हो पाता, क्योंकि इन छिद्रों में से अशुद्धियाँ और कोलाइडी कण दोनों ही चले जाते हैं, क्योंकि इनके छिद्रों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। अब इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं कि ये जो फिल्टर पेपर होता है, ये जो फिल्टर पेपर है, ठीक है, फिल्टर पेपर यानी कि ये जो फिल्टर पेपर है वो सामान्य फिल्टर पेपर है। अब इसको क्या करते हैं हम, एक विलयन होता है जिसे कोलोडियन विलयन हम कहते हैं, कोलोडियन विलयन। इस कोलोडियन विलयन के अंदर क्या करते हैं, हम इसे डुबो लेते हैं और डुबो कर थोड़ी देर के लिए छोड़कर फिर इसे बाहर निकाल कर क्या कर लेते हैं, हम सुखा लेते हैं। ठीक है, सुखा लेते हैं और सुखाने के बाद में हम देखते हैं कि जो सामान्य फिल्टर पेपर था, फिल्टर पेपर जो था, उस फिल्टर पेपर के जो छिद्रों का आकार है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। जैसे ही छिद्रों का आकार छोटा होता है, अब उसमें से क्या होता है, अशुद्धियाँ जो होती है वो तो पार चली जाती है और कोलाइडी कण जो होते हैं, कोलाइडी कण जो होते हैं वो इस फिल्टर पेपर पर यहाँ ऊपर रह जाते हैं, मतलब छन जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, अति सूक्ष्म निस्यंदन कहलाती है। यानी कि सामान्य फिल्टर पेपर को कोलोडियन विलयन के अंदर डाल दिया जाता है और फिर सुखा लेते हैं। सुखाने पर उसके छिद्रों का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और अब हम यदि उससे छानते हैं तो कोलाइडी कण तो ऊपर रह जाते हैं और अशुद्धियाँ छोटी कणों के कारण बाहर निकल जाती हैं। इस प्रकार से हम कोलाइडों का शुद्धिकरण कर सकते हैं। ओके, देखिए इधर साधारण फिल्टर पेपर जो है उसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि उनके फिल्टर पत्रों का जो छिद्रों का आकार होता है, यहाँ हम कह सकते हैं छिद्र। ओके, छिद्रों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। इसके कारण क्या करते हैं, हम इसे कोलोडियन विलयन में डुबोकर बाहर निकालकर सुखा लेते हैं, जिससे छिद्रों का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और जैसे ही छिद्रों का आकार छोटा होता है, अब हम यदि उससे कोलाइडी विलयन छानते हैं तो ये जो अशुद्धियाँ होती है, ये अशुद्धियाँ क्या होती है, बाहर निकल जाती है और कोलाइडी विलयन जो है उसके कण बड़े होने के कारण ये ऊपर रह जाते हैं। तो इस प्रकार से कोलाइडी विलयन जो है उसका क्या हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। ओके, अब जैसा कि हमने कहा कि कोलोडियन, ये कोलोडियन वास्तव में होता क्या है, देखिए सेलुलोज नाइट्रेट या नाइट्रोस सेलुलोज जो होते हैं उसे 4%, उसका जो 4% है एथिल एल्कोहल, या यूँ कह सकते हैं कि ईथर में विलयन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि नाइट्रोसेलुलोज और सेलुलोज नाइट्रेट जो है उसे एथिल एल्कोहल या ईथर में मिलाकर उसका 4% विलयन बनाते हैं। वो विलयन जो है क्या कहलाता है, कोलोडियन कहलाता है। ओके, अब यदि हम कहें कि अति सूक्ष्म निस्यंदन की परिभाषा क्या है, तो क्या कह सकते हैं कि साधारण फिल्टर पेपर जो होता है उसके छिद्रों का आकार घटाने की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें फिल्टर पेपर से अशुद्धि के कण तो चले जाते हैं लेकिन कोलाइडी कण नहीं जा सकते, यानी कि नहीं छन पाते, ये ही प्रक्रिया कहलाती है अति सूक्ष्म निस्यंदन। तो अति सूक्ष्म निस्यंदन की ये परिभाषा हम यहाँ बता सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम कोलाइडी विलयन जो है उसके शुद्धिकरण की ये 3 मुख्य विधियां जो है वो देख सकते हैं।
अब शुरू करते हैं हम कोलाइडी विलयनों के गुण। अब देखिए, कोलाइडी विलयनों के गुण में सबसे पहला है विषमांगी प्रकृति। जैसा कि हमने कहा पहले कि कोलाइडी जो विलयन होते हैं वो विषमांगी प्रकृति के होते हैं, उनमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम जो है वो पाई जाती है। अब देखिए, यहाँ पर हमने कहा कि परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार बड़ा है, इस कारण कोलाइडी विलयन क्या होते हैं, विषमांगी प्रकृति के होते हैं। यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों के कणों का आकार अलग अलग होने के कारण इसे हम विषमांगी प्रकृति कह सकते हैं। दूसरा जो है अस्थिरता। अस्थिरता से तात्पर्य है कि हम जानते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड, यदि बात करें द्रव स्नेही की तो वो तो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं अर्थात स्थायी होते हैं, लेकिन जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं वो स्थायी नहीं होते, क्योंकि उनमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में क्या होता है, आकर्षण नहीं होता। इस कारण हम कह सकते हैं कि ये जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं उनमें अस्थिरता पाई जाती है, मतलब अस्थायी होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि इनके अंदर आकर्षण तो होता ही होता, इसके अलावा कणों का आकार भी क्या होता है, बड़ा होता है। कणों का आकार बड़ा होने के कारण यह गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण नीचे निलंबित हो जाते हैं, अर्थात नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरीके से यह क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं। ये भी कोलाइडों का एक मुख्य गुण है। अगला गुण जो है वो देखिए रंग। कोलाइडों का रंग जो होता है वह हम कह सकते हैं कि उनके ऊपर जो प्रकाश आता है उस प्रकाश को, यानी कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं वो जिस प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं उसकी तरंग दैर्घ्य अलग अलग हो, उस आधार पर रंग भी क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के द्वारा जो प्रकाश प्रकीर्णित किया जाता है उसकी तरंग दैर्घ्य अलग अलग है, तो रंग भी क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और यदि हम कहें तो यहाँ प्रकीर्णित प्रकाश जो है वह प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और कोलाइडी कणों के आकार और प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। कोलाइडी कणों के आकार बड़े और छोटे होने पर यह जो तरंग दैर्घ्य है ये भी क्या होता है, अलग अलग दर्शाया जाता है। ओके, आगे देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं, सिल्वर सोल यानी कि एजी का जो सोल यानी कि कोलाइडी विलयन होता है उसमें यदि हम कहें कि इसके कणों का आकार, यानी कि सिल्वर सोल के कणों का आकार यदि 6×10⁻⁵ मिलीमीटर हो तो सोल का रंग क्या होता है, पीला नारंगी होता है। ध्यान रखें, यहाँ हमने आकार से कहा था, तो आकार यहाँ पर ये है और आकार 6×10⁻⁵ mm हो तो इसका रंग कैसा हो गया, पीला नारंगी हो गया। लेकिन अगर आकार जो है वो और अलग होता है, यानी कि 9×10⁻⁵ मिलीमीटर होता है, तो इसका रंग जो है वो कैसा हो जाता है, लाल नारंगी हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि कणों का आकार अलग अलग है, तो विलयन यानी कि कोलाइडी विलयन का रंग भी क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो हम कह सकते हैं कि प्रकीर्णित प्रकाश जो है वो कोलाइडी कणों के आकार पर भी निर्भर करता है और उसी आधार पर रंग जो है वो उसका निर्धारित किया जाता है। तो इस प्रकार से कोलाइडी विलयन का एक और मुख्य गुण रंग जो है वो हम समझा सकते हैं। अगला गुण देखिए सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का सतही क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है। और सतही क्षेत्रफल हम जानते हैं जितना अधिक होता है अधिशोषण की प्रक्रिया उतनी ही अधिक होती है, और अधिशोषण अधिक होने के कारण ये उत्प्रेरक का काम भी यहाँ करते हैं। तो यहाँ हम बता सकते हैं कि कोलाइडी विलयन जो होते हैं वे एक प्रकार के अधिशोषक होते हैं और उत्प्रेरक का काम भी करते हैं। उसका सीधा सा कारण क्या है कि इनके अंदर जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है उनका सतही क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ज़्यादा होता है। सतही क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा से ज़्यादा पदार्थों को अपनी सतह पर क्या कर सकता है, अधिशोषित कर सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा पदार्थों को अपने साथ जोड़कर उत्प्रेरक का काम भी ये करता है। तो ध्यान रखेंगे कि कोलाइडी विलयन जो है वो अधिशोषक और उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। क्यों करते हैं, तो यहाँ कारण क्या है इसका, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का सतही क्षेत्रफल अधिक होता है, इस कारण यह व्यवहार दर्शाते हैं। ओके, अगला देखिए अवसादन। अवसादन से तात्पर्य क्या है कि कोई भी जो कोलाइडी विलयन होता है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है, पेंदे में जमा हो जाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवसादन कहलाती है। अब इस अवसादन की प्रक्रिया में क्या करते हैं कि कोलाइडी विलयन को जो अपकेंद्रण मशीन होती है
अपकेंद्रण मशीन सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, उस मशीन में रखकर क्या करता है, तेजी से घुमाते हैं। तो तेजी से घुमाने पर क्या होता है कि जो कोलाइडी कण होते हैं वो नीचे अवसाजित हो जाते हैं, यानी कि नीचे बैठ जाते हैं। ओके, तो जैसे ही ये कण नीचे बैठते हैं, यानी कि ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवसादन कहलाती है। तो हम कह सकते हैं अवसादन की प्रक्रिया, यानी कि कोलाइडी कणों का नीचे इकट्ठा होना, ये कहलाता है अवसादन। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कोलाइडी विलयन को अपकेंद्रण मशीन में डालकर तेजी से घुमाने पर इसकी कोलाइडी कण नीचे बैठ जाते हैं और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवसादन। तो ये भी एक इसका मुख्य गुण है। और इस अवसादन का प्रयोग जो है वो कहाँ किया जाता है, वृहद अणु, यानी कि जो बड़े अणु होते हैं उनका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने में इसे काम में लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि कोलाइडी कण नीचे बैठ गए, अब वृहद अणु यानी कि बड़े अणु जो होते हैं वो बच जाते हैं और उनका अणुभार जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान में रखेंगे अवसादन का गुण जो है वो बड़े अणुओं का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने में किया जाता है। ओके, अगला गुण देखते हैं, ब्राउनी गति। देखिए, ब्राउनी गति से तात्पर्य क्या है कि कोलाइडी विलयन जो होते हैं उनके कणों की जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, निरंतर और टेढ़ी मेढ़ी गति जो होती है, उस गति को नाम क्या दिया जाता है, ब्राउनी गति नाम दिया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे मान लिया अपने पास ये विलयन है, ठीक है, अब उस विलयन में ये कण है, कोलाइडी विलयन है, उसमें ये कण है कोलाइडी कण। तो कोलाइडी कण की यादृच्छिक गति यहाँ 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 इस तरीके से ये जो यादृच्छिक गति की जाती है, इस गति का नाम ही क्या होता है, ब्राउनी गति होता है। तो हम कह सकते हैं कोलाइडी विलयनों की जो यादृच्छिक गति या जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, उस गति का नाम क्या होता है, ब्राउनी गति होता है। ओके, देखिए यहाँ हम इसे एक चित्र के माध्यम से भी बता सकते हैं। देखिए यहाँ आप देख सकते हो कि कोलाइडी कण जो है उनकी कोई नियमित गति नहीं है, कोई कण इधर जा रहा है, कोई कण इधर जा रहा है, कोई कण इधर जा रहा है। तो कणों की इधर उधर या अनियमित या यादृच्छिक गति या जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है उसे ही हम क्या नाम देते हैं, ब्राउनी गति नाम देते हैं। तो इसे हम चित्र के माध्यम से इस तरीके से भी समझा सकते हैं कि जैसे मान लिया ये कण है, ये कण कभी इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर वापस इधर आया, फिर इधर गया। तो ये कणों की यादृच्छिक गति है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। अब देखिए ब्राउनी गति जो है उसके कुछ फीचर्स हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो देखिए ब्राउनी गति जो है वो मुख्य रूप से कैसे उत्पन्न होती है। कोलाइडी कण जब विलयन में रहते हैं तो ये कोलाइडी कण जब आपस में टकराते हैं तो टकराने पर ये ब्राउनी गति जहाँ उत्पन्न होती है। ओके, दूसरा जो इसका फीचर है वो क्या है, देखिए ब्राउनी गति के कारण कोलाइडी विलयनों का स्थायित्व बना रहता है। यानी कि ये कण जो है वो घूमते रहते हैं और घूमने के कारण ब्राउनी गति और ब्राउनी गति के कारण कोलाइडी विलयन स्थायी बने रहते हैं। मतलब वो कण जो है गति करने के कारण नीचे नहीं बैठते हैं, क्योंकि अगर कण नीचे बैठ जाते हैं, यानी कि जैसे ये है, इसमें ये कण जो है वो इस तरीके से गति करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, मतलब कोलाइडी विलयन स्थायी बना हुआ। लेकिन अगर ये गति नहीं हो तो ये कण नीचे आकर जमा हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। अब यहाँ कोलाइडी विलयन जो है वो स्थायी नहीं रहता, मतलब कोलाइडी विलयन अस्थायी हो जाता है। तो ब्राउनी गति जो है वो कोलाइडी विलयनों को स्थायित्व भी बनाए रखती है। अगला मुख्य फीचर जो है वो क्या है, देखिए कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है, बड़ा। यदि हम कहें कि कोलाइडी कणों का आकार बड़ा हो तो ब्राउनी गति भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक इसी तरीके से यदि हम कहें कि विलयन की शांता अधिक हो, विलयन यदि गाढ़ा हो तो ब्राउनी गति की दर क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। शांता से तात्पर्य है कि कोई भी जो विलयन होता है उसके कणों के द्वारा उसके बहने के गुण का जो विरोध किया जाता है उस गुण को हम क्या कहते हैं, शांता कहते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं शांता मतलब विलयन गाढ़ा होगा तो ब्राउनी गति भी क्या होगी, धीमी होगी। ये एक और इसका मुख्य फीचर। फिर हम यदि कहें कि यदि कोलाइडी विलयन का ताप बढ़ा दें तो ताप बढ़ाएंगे तो कणों की गति सीधी सी बात है क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, और कणों की गति बढ़ती है तो ब्राउनी गति भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ब्राउनी गति के ये मुख्य फीचर्स आप याद रखेंगे। ओके, ध्यान रखेंगे मुख्य फीचर्स। आगे चलते हैं, टिंडल प्रभाव।
अब देखिए टिंडल प्रभाव से तात्पर्य क्या है, यानी कि इसे हम एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। देखिए ये मान लिया एक पात्र है और उस पात्र में हमने कोलाइड विलयन जो है वो भर रखा है इस तरीके से। ओके, अपने पास एक प्रकाश स्रोत है, मान लिया एक प्रकाश स्रोत इस तरीके से। अब यहाँ से क्या हो रहा है, हम प्रकाश गुजार रहे हैं, ये प्रकाश यहाँ से गुजरता है और इस तरीके से यह अंदर जो है वो आता है। तो जैसे ही ये प्रकाश अंदर आ रहा है इस तरीके से, ये मान लिया इस कण से टकराया और जैसे ही इस कण से टकराया, टकराने पर ये प्रकाश क्या हो गया, प्रकीर्णित हो गया। इस तरीके से ये प्रकीर्णित हो गया। ओके, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यदि कोलाइडी विलयन से कोई प्रकाश पुंज हम गुजारते हैं और उसके लंबवत यानी कि यहाँ ऊपर से हम यदि देखते हैं तो ये कोलाइडी कण जो है वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। यही घटना क्या कहलाती है, टिंडल प्रभाव कहलाती है। ओके, यहाँ हम अभी इसे चित्र के थ्रू भी देखेंगे। सबसे पहले परिभाषा कि जब हम किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजारते हैं, प्रवाहित करते हैं और फिर हम इस प्रकाश की दिशा के लंबवत देखते हैं तो कोलाइडी विलयन में प्रकाश पुंज जो है उसका मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता है। यही घटना क्या कहलाती है, टिंडल प्रभाव कहलाती है। यहाँ हम कह सकते हैं कि यह प्रकाश पुंज चमकता क्यों है, तो उसका कारण क्या है कि कोलाइडी कणों का आकार बड़ा है, बड़ा होने के कारण कण से प्रकाश टकराता है और प्रकाश टकरा कर क्या हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है इस तरीके से। इसी कारण हमें जो है चमकता हुआ दिखाई देता है। ओके, आगे देखिए टिंडल प्रभाव का एक एग्जाम्पल जो है वो हम देख सकते हैं कि मान लिया एक अंधेरा कमरा है और उसमें से छिद्र में से प्रकाश प्रवेश कर रहा है और उस प्रकाश में धूल के कण जो होते हैं वो हमें चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि धूल के कणों से प्रकाश टकरा रहा है। टकराने पर वो धूल के कण प्रकाश को क्या करते हैं, प्रकाश को वो क्या करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं, फैला देते हैं। इसी कारण वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये एक टिंडल प्रभाव का मुख्य उदाहरण जो है वो हम बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर टिंडल प्रभाव जो है उसका डायग्राम हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक प्रकाश का स्रोत है, देखिए ये यहाँ पर क्या है, एक प्रकाश का स्रोत है और यहाँ हम कह सकते हैं कि जैसे ही ये प्रकाश यहाँ से गुजरता है, गुजर कर अंदर के जो कण होते हैं उन कण से टकराता है और जैसे ही टकराता है कणों का आकार बड़ा होता है। बड़ा होने के कारण ये जो है इन प्रकाश को क्या कर देता है, फैला देता है, प्रकीर्णित कर देता है। अब इस प्रकाश के लंबवत हम ऊपर से देखते हैं तो यहाँ पर ये जो मार्ग है यानी कि ये जो कण है हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो चमकते हुए दिखाई देने के कारण ही इस घटना को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये टिंडल कोन यानी कि एक शंकु आकृति बन रही है, इस कारण इसको हम टिंडल शंकु जो है वो कह सकते हैं। ओके, इसको हम क्या कह सकते हैं, टिंडल शंकु जो है वो कह सकते हैं, शंकु आकार का है। ये माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से हम देख रहे हैं। ये है स्कैटर्ड लाइट यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रकीर्णित प्रकाश है, ये प्रकीर्णित प्रकाश। ओके, तो प्रकीर्णित प्रकाश जो है वो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है और ये है कोलोइडल सॉल्यूशन यानी कि हम कह सकते हैं ये क्या है, कोलाइडी विलयन। ठीक है, ये है आपकी कोलाइडी विलयन। ओके, तो इस तरीके से हम इसे जो है वो समझा सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे टिंडल प्रभाव जो है उसके रूप में कि टिंडल प्रभाव आखिर होता क्या है, किस प्रकार से दर्शाया जाता है और इसका उदाहरण जो है वो जरूर याद रखेंगे, अक्सर पूछे जाते हैं। तो टिंडल
प्रभाव जो था उसे हमने यहाँ चित्र के माध्यम से देखा। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकाश पुंज को यदि हम कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं तो उसके कण जो होते हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये घटना क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव। अब यहाँ पर हमने कहा कि कण जो है वो चमक क्यों रहे हैं, प्रकाश को प्रकीर्णित क्यों कर रहे हैं, अर्थात कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव क्यों दर्शाता है, ये सारी बातें यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये कोलाइडी विलयन जो था उसका टिंडल प्रभाव हमने यहाँ समझा, ठीक है। अब देखिए एक मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट वस्तु जो है, या यूँ कह सकते हैं एक क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछते हैं। एक तरफ देखिए अपने पास वास्तविक विलयन है, एक तरफ अपने पास क्या है? वास्तविक विलयन है, ये वास्तविक विलयन, ओके। अब जैसा कि हम जानते हैं ये अपने पास क्या है? वास्तविक विलयन है, ओके। और एक तरफ क्या है अपने पास? कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन, ठीक है, ये कोलाइडी विलयन। अब देखिए यहाँ हम यदि कहें कि वास्तविक विलयन जो होता है वह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, और ये जो है वो टिंडल प्रभाव दर्शाता है। यदि आपको पता हो तो लास्ट से लास्ट वीडियो के अंदर हमने वास्तविक, कोलाइडी और निलंबन जो पढ़ा था उसमें अंतर में हमने पढ़ा था कि वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, जबकि कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि वास्तविक विलयन के कणों का आकार क्या होता है? 1 नैनोमीटर से कम होता है, ओके। 1 नैनोमीटर से क्या होता है? कम होता है। और इसका आकार जो है वो 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक विलयन के कणों का आकार क्या होता है? अत्यंत छोटा होता है। छोटा होने के कारण प्रकाश जो है वो उसको पारगमित करके निकल जाता है, अर्थात कोलाइडी कण वास्तविक विलयन जो है उसके कणों का आकार छोटा होने के कारण यह प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं कर पाते, और प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं कर पाने के कारण ये टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते, क्योंकि उनके कणों का आकार क्या होता है? अत्यंत छोटा होता है। छोटा होने के कारण ये प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं कर पाते, अतः वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते। जबकि कोलाइडी विलयन की बात करें तो कोलाइडी विलयन के कणों का आकार 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, यानी कि वास्तविक विलयन से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। तो कोलाइडी कणों का आकार बड़ा है, बड़ा होने के कारण ये प्रकाश को टकरा कर क्या करते हैं? प्रकीर्णित करते हैं, और प्रकीर्णन करने के कारण कोलाइडी विलयन जो है वो टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, ओके। तो ध्यान में रखेंगे, वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते, जबकि कोलाइडी विलयन जो है वो टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। यहाँ कारण हम कणों के आकार के आधार पर बताएंगे, क्योंकि वास्तविक विलयन के कणों का आकार छोटा है इसलिए टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाएंगे, और इनके कणों का आकार बड़ा है इसलिए टिंडल प्रभाव दर्शाएंगे। कणों का आकार छोटा है इसलिए प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं कर पाते, कणों का आकार बड़ा है इसलिए प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं। तो ध्यान में रखेंगे वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन के टिंडल प्रभाव के बारे में, ओके। आगे टिंडल प्रभाव की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त देखिए क्या है कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के कणों के अपवर्तनांक में अंतर ज़्यादा होना चाहिए। अपवर्तनांक में यदि अंतर होगा तो ही कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाएगा, अन्यथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाएगा। और दूसरी शर्त जो है वो क्या है कि इनके कणों का आकार जो है वो तरंग दैर्ध्य के आधार पर कम नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के अकॉर्डिंग इनका आकार होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 प्रमुख शर्तें हैं जो इसकी है। आगे देखिए अगला जो है विद्युत कण संचलन मुख्य गुण है। विद्युत कण संचलन का अर्थ क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि कोलाइडी विलयन जो होते हैं उनके कणों पर आवेश होता है, वो आवेश धनावेश भी हो सकता है, वो आवेश ऋणावेश भी हो सकता है। तो हम यदि कहें विद्युत कण संचलन क्या है, तो यदि हम कहें कि कोलाइडी विलयन में यदि हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने पर उनके कणों का संचलन होना, गति करना, वो क्या कहलाता है? विद्युत कण संचलन कहलाता है, ओके। देखिए इधर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में
कोलाइडी कणों का एक इलेक्ट्रोड की ओर गमन करना क्या कहलाता है? विद्युत कण संचलन कहलाता है। ठीक है, अब विद्युत कण संचलन का जो गुण है उसके द्वारा हम कोलाइडी कण पर आवेश जो है उसकी पुष्टि जो है वो कर सकते हैं। ओके, यानी कि हम ये बता सकते हैं कि कोलाइडी कण जो है उस पर आवेश कौन सा है। जैसे हम कहें कि अपने पास एक कोलाइडी विलयन है, ओके, और उस कोलाइडी विलयन में अपन धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करने पर यदि कोलाइडी कण जो है वो धन इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे हैं तो हम कहेंगे कोलाइडी विलयन ऋण आवेशित है, और यदि ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं तो हम कहेंगे कोलाइडी विलयन कौन सा है? धन आवेशित है। ओके, देखिए इसको आगे हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये एक यू आकार की नली हमने ली है। ओके, ये मान लिया यू आकार की नली हमने इस तरीके से ली है। ठीक है, अब इसके दोनों सिरों पर एक साइड में यहाँ धन प्लेट है और एक साइड में यहाँ कह देते हैं ऋण प्लेट है। ये प्लस हो गई और ये इधर वाली क्या हो गई? माइनस हो गई, और इनको हम तार से जोड़ते हैं। अब क्या है कि इसमें हमने कोलाइडी विलयन जो है वो भर दिया। ठीक है, अब जैसे ही हम धारा प्रवाहित करते हैं, अगर इन कणों पर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये कण जो है वो किधर जाएंगे? ऋण प्लेट की ओर जाएंगे, और यदि इन पर नेगेटिव चार्ज हुआ तो ये कण किधर जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज की ओर, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडी कणों का अपने विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन क्या कहलाता है? विद्युत कण संचलन कहलाता है। देखिए यहाँ पर यह है यू आकार की नली हमने ली और इसमें कोलाइडी विलयन जो है वो हमने भर दिया। अब जैसे ही हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो धारा प्रवाहित करने पर आप देख सकते हो कि ये कण जो है इनका मूवमेंट इधर हो रहा है। ये देख सकते हो इनका कण इधर जा रहे हैं, तो कण इधर जा रहे हैं मतलब किस ओर जा रहे हैं? धन इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे हैं, और धन इलेक्ट्रोड की ओर कौन जाता है? माइनस वाले जाते हैं। इसका मतलब इसमें जो विलयन भर रखा है वो कोलाइडी विलयन ऋण आवेशित कोलाइड विलयन है। ओके, तो देख सकते हैं इस तरीके से ये कोलाइडी कणों का गति करना, अगर यहाँ ऋण आवेशित होते तो यह इधर जाते, और अगर धन आवेशित होते तो यह इस साइड में यानी कि माइनस की ओर चले आते। तो इस तरीके से विद्युत कण संचलन जो है उसको हम एक चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। ये जो चित्र है वो विद्युत कण संचलन को दर्शाता है। अर्थात यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो कण जा रहे हैं ये कण जो है वो कौन से हैं? कोलाइडी कण हैं। ये कण कौन से हैं? कोलाइडी कण हैं। ठीक है, और ये कोलाइडी कण जो है वो कैसे गति कर रहे हैं आप देख सकते हो। ओके, ये आप देख सकते हो प्लस सिरा है और ये वाला सिरा कौन सा है? माइनस सिरा है। तो ये कोलाइडी कण अभी इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं मतलब प्लस इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे हैं, यानी कि इन कोलाइडी कणों पर आवेश जो है वो कौन सा है? ऋण आवेशित है। ओके, आगे देखिए ये जो अभी हमने बताया, जैसा कि इसमें क्या करते हैं कि एक यू आकार की नली जो है वो ले ली जाती है। यू आकार की नली जो है वो इसमें ले ली जाती है और उसके दोनों सिरों पर विपरीत इलेक्ट्रोड हम लगा देते हैं। ओके, अब देखिए धारा प्रवाहित करने पर कोलाइड विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण जो होते हैं वो किसी एक इलेक्ट्रोड पर इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि प्लस है तो माइनस की ओर जाएगा और माइनस है तो प्लस की ओर चले जाते हैं। अब देखिए जैसा कि हम कहते हैं कि इसके द्वारा हम कोलाइडी विलयन का आवेश देख सकते हैं। कैसे देखते हैं? देखिए यदि सभी कोलाइडी कण एनोड पर इकट्ठे होते हैं पॉजिटिव पर, तो वो कोलाइडी विलयन कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। और यदि सभी कोलाइडी कण कैथोड यानी कि माइनस पर इकट्ठे होते हैं तो वो कोलाइडी विलयन कैसा होगा? धनात्मक होगा। ओके, तो यहाँ कोलाइडी विलयन का जो धनात्मक है या ऋणात्मक है मतलब उसका जो आवेश है वो हम विद्युत कण संचलन के माध्यम से समझ सकते हैं। ध्यान रखेंगे। आगे देखिए कोलाइडी विलयन का एनोड की ओर गमन ऋण कण संचलन कहलाता है। ऋण कण संचलन मतलब ऋणावेशित कणों का गति करना, और कैथोड की ओर गमन करना कहलाता है धन कण संचलन, यानी कि धनावेशित कणों का संचलन करना, गति करना। ओके, तो इस तरीके से इन सभी को हम यहाँ समझा सकते हैं।
जैसा कि आज की वीडियो में हमने कोलाइडी विलयन जो है उसके शुद्धिकरण की 3 विधियां, अपोहन, विद्युत अपोहन और अति सूक्ष्म निस्यंदन, तीनों देखी। इसके अलावा हमने कोलाइडी विलयन जो है उसके मुख्य गुणों के बारे में आज यहाँ डिस्कस किया, जिसमें टिंडल प्रभाव है, विद्युत कण संचलन है, ओके। और ये सारे गुण जो है हमने यहाँ डिटेल से स्टडी की और आपने यहाँ इनको अच्छी तरीके से समझा, ओके। थैंक यू।